इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए 22 तारीख को। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो पहले से ऊपर के लेवल पे लेकर फंसे हुए हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी में और ये जानना चाहते हैं कि बाइंग करने का अच्छा मौका कब है और क्या ये सेल कर देना चाहिए। ऐसे लोग अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं या फिर नुकसान में बैठे हुए हैं, तो ये वीडियो ज़रूर मदद करेगा उनको ये डिसीजन लेने के लिए। ओके, तो सबसे पहले बस क्विकली मैं फंडामेंटल देख लेता हूँ। ओके, ऑलरेडी मैं फंडामेंटल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, बट जो पहले मैं लॉन्च किया था, बट अगेन मैं बोलूँगा कि उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तो आप लोग देखेंगे नहीं, इसीलिए मैं क्विकली कवर कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बारे में बात करें तो 26% का प्रॉफिट ग्रोथ जो कि शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ बेहतरीन है। नाउ अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बारे में बात करें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो 10 ईयर में 24% का प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, 5 ईयर में 11% ये भी शानदार है, 3 ईयर में 9% ये भी ठीक ठाक है, और ट्रेलिंग 12 मंथ अगर बारे में बात करें तो 27% जो कि परफेक्ट बेहतरीन है। नाउ आप बोलेंगे कि केवल 9% ये शानदार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 9% इंडस्ट्री अगर 12-13% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और ये स्टॉक क्योंकि दिग्गज स्टॉक है और आईटी कंपनी में अगर इसके कंपटीटर के बारे में बात करें तो कंपटीटर में टॉप 3 में ये आता है, टॉप 3 में ये अगर स्टॉक अगर ये कंपनी अगर आता है तो अगर इतना अगर प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर पाना ये बेहतरीन है। ठीक है, 9% खराब नहीं है, लार्ज कैप का स्टॉक है, लो रिस्क ही है, तो आपको रिस्क भी कम चाहिए और प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे थोड़ी होता है। अब लो रिस्क है तो फिर रिटर्न तो थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ तो हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों का तो बहुत सारे स्टॉक में निगेटिव ग्रोथ होते हैं, फिर भी लोग होल्ड करके बैठे होते हैं। ओके, अगर हम टाटा मोटर के बारे में बात करें, आज के डेट में टाटा मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से हॉट बना हुआ है, बट उसका प्रॉफिट ग्रोथ देगा माइनस में दिखेगा, ये तो प्रॉफिट में जनरेट कर रहा है, ये दिखा रहा है, इसका पास्ट बेहतरीन है, फ्यूचर भी बेहतरीन हो सकता है। क्या इसके बाद क्या ये कंपनी डूब जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि आईटी सेक्टर और भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, अभी तो स्टार्ट हुआ है आईटी इंडस्ट्री, थोड़ी ना लेट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो और भी खेल बाकी है। आईटी इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। ठीक है, अभी भी एचसीएल टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते हैं इन सारे डेवलपमेंट को, इन सारे जो डेवलपमेंट में कॉस्ट होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, इनके पास बहुत सारे कैश पड़े हुए हैं, अफोर्ड कर सकते हैं इन सारे चीज़ों को। ठीक है, टॉप 3 देख सकते हैं, टॉप 3 लिस्टेड कंपनी में टॉप 3 है, टॉप 3 में आता है। आप क्या समझ रहे हैं, आने वाले आईटी कंपनी ख़त्म हो जाएगा क्या? और भी हाई पॉसिबिलिटीज है ग्रोथ करने का, बट अगेन हम केवल मार्केट जो इंडस्ट्री का ग्रो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही देखते हैं। इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर आईटी इंडस्ट्री का 13% के हिसाब से है तो मैं यहाँ पे बोलूँ इस कंपनी में भी 13% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। 13% शानदार है, लोग तो गवा देते हैं स्टॉक मार्केट में, ये कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिट दिखा रहा है। तो एट द एंड में बोलूँगा आपको यहाँ पे 15 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कंजर्वेटिव अगर हम बात करें तो 10 to 12% ईयरली आप यहाँ पे इंक्रीमेंट देख सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार है। आप बोलेंगे कि क्यों मैं इतना कम मैं कंजर्वेटिव क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आज के डेट में स्टॉक मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। इस टाइम पे आप बात कर रहे हैं मुझसे, इस टाइम इस सिनारियो को मैं कंसीडर करके बता रहा हूँ कि अभी से ग्रोथ जो है, अब लास्ट 1 ईयर में जो ग्रोथ हुआ वो ग्रोथ इसके बाद से मिलेगा, इसका कम चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है। बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, होगा, बट चांसेस कम है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर पाना, अगर सब लोग अगर प्रेडिक्ट अगर कर पाते तो फिर कोई भी आदमी करोड़ अच्छा खासा पैसा बना लेता है यहाँ पर। ओके, बट ऐसा होता नहीं, रिटेल निवेशक हमेशा लूज करते हैं फंड को, तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे 20% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो क्यों ना बैंक से लोन लेकर 11% पे उसको चुका दूँ और बाकी मेरे पास, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। ऐसा होता तो कोई भी ये कर सकता था, सिंपल था, हम बैंक से लोन लेंगे 10% पे और यहाँ पे हमको 20% मिलेगा, 10% प्रॉफिट, बट ऐसा होता नहीं है।
आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 3 ईयर तक 9% और ट्रेलिंग 12 मंथ 27%, 10 ईयर का 24%, शानदार है ग्रोथ, यहाँ पे शानदार है। लार्ज कैप का स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत कम कर्जा है। और स्टॉक CAGR के बारे में बात करें तो ये लाजवाब है। जनरली जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, जो भी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी कर रहा है उसी के अनुपात में, आइडियल सिचुएशन तो यही होना चाहिए कि जिस अनुपात में कंपनी ग्रो कर रहा है उसी अनुपात में आपका स्टॉक का प्राइस भी मूव करना चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, ये आइडियल सिचुएशन हमेशा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अगर 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है तो लोग यहाँ पे इसके डबल या फिर 15 से 20% इसको प्राइस ग्रो करता है, स्टॉक का प्राइस ग्रो करता है। हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ओवर वैल्यूड ही स्टॉक देखने को मिलते हैं। अगर 10% के CAGR अगर प्रॉफिट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है तो आपको CAGR 10% से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, ऐसा जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे CAGR के बारे में बात करें तो ये शानदार है, 24%, 18%। 5 ईयर का सबसे कम है यहाँ पे 18% का, 18% शानदार है। अगर आपको पहले ही पता रहता कि 18% के हिसाब से ये ग्रो करेगा तो आप बैंक से लोन लीजिए 10% के हिसाब से, उसके बाद इतना रिटर्न लेकर चुका दीजिए, हो गए करोड़पति। इतना आसान है पैसा बनाना, ऐसा नहीं होता है। कोई नहीं जानता है कि ये 18% से ग्रो करेगा ही, लेकिन किया 5 साल में। अब यहाँ से आप सोच रहे हैं तो पास्ट ये बोल रहा है कि ये बेहतरीन स्टॉक है, पास्ट ये बोल रहा है, फ्यूचर में भी आप प्रेडिक्ट करेंगे तो आईटी कंपनी का आने वाले समय में और भी बोलबाला होने वाला है। इस लेवल से भी आपको मल्टीबैगर बना सकता है, बट आपको कंजर्वेटिव ही सोचना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप प्रॉब्लम क्या होता है ना, रिटेल निवेशक 50 से 100% का रिटर्न देखते हैं और बड़े बड़े लोग 10 to 15% का रिटर्न देखते हैं। बट एट द एंड क्या होता है, एट द एंड अगर आप 50 से 100% का रिटर्न अगर साल में देखेंगे तो एट द एंड क्या होगा कि आप लोग पैसा जो है माइनस में करके निकलेंगे, और जो 10 से 15% का रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं वो पैसा बना लेते हैं और आप लोग गवा देते हैं पैसा, निगेटिव में रिटर्न पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन 50 से 100% है। अब जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे तो रिवार्ड भी तो उसी के अनुपात में मिलेगा ना। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, बेहतरीन स्टॉक है, लार्ज कैप का स्टॉक है, ग्रोथ भी फ्यूचर में भी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है, सब कुछ शानदार है, तो क्यों अदर स्टॉक। नाउ अगर हम इसके पी के बारे में बात करें तो 19 पी क्या होता है कि कंपनी अगर 1 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है तो उसके लिए आप 19 रुपया देने को तैयार हैं, क्योंकि 19 चल रहा है, उसका 19.7। तो पीक कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी रेशियो सबसे कम है। देखिए यहाँ पे TCS का कितना है 35.15, इन्फोसिस का 30.80, HCL टेक्नोलॉजी का कितना है 19.71। पी रेशियो इसका सबसे कम है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। विप्रो का 22%, सबसे कम किसका यहाँ पे पी रेशियो है तो HCL टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो कोई कॉन्स नहीं है। इसके प्रो के बारे में बोलेंगे तो इसके लॉट्स ऑफ प्रोस। ओके, अगर हम इसके क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो देखिए इन सारे को कंपेयर करेंगे, इनके पीयर कंपैरिजन करेंगे इनके कंपटीटर के साथ, तो देखिए TCS का कितना है प्रॉफिट 7.18, इन्फोसिस का 16.60, HCL का 35.09, ये बेहतरीन है, राइट। तो एज कंपेयर टू अदर्स मैं बोलूँगा कि HCL टेक्नोलॉजी अभी अंडर वैल्यूड है, तो क्या करना चाहिए, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नाउ अगर हम HCL टेक्नोलॉजी के यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करें तो केवल एक ही वीकनेस है। वो वीकनेस क्या है देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव क्यों है? देखिए एज कंपेयर टू इसके इंडस्ट्री के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये ओवर वैल्यूड नहीं है, अब अंडर वैल्यूड ही है। बट एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि ज़बरदस्त तरीका से इसका प्राइस में बढ़ा, बहुत सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड आज के डेट में हो गए हैं। ठीक है, तो अभी इक्विटी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और लोग बॉन्ड यील्ड जो गारंटेड रिटर्न है उधर भाग रहे हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं तो लोग उधर भी अपना पैसा निकाल के उधर डाल रहे हैं। गोल्ड का प्राइस कम हो गया
तो ये सारे चीज़ को क्या, ये सारी चीज़ क्या दर्शाता है कि अब चलो ये बहुत ओवर वैल्यूड हो गया स्टॉक इक्विटी, चलो गोल्ड में आप पैसा लगाते हैं, चलो डेट में पैसा बॉन्ड में पैसा लगाते हैं जिसमें गारंटेड हमको रिटर्न मिलेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पैसा निकाल के उधर जा रहे हैं। ठीक है, अब कोरोना के टाइम में मार्केट जब क्रैश हुआ था तो गोल्ड का प्राइस अचानक से बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ से पैसा निकाल कर गोल्ड में लगा दिए। गोल्ड में एग्जांपल में बता रहा हूँ, इसका मतलब डेट फंड में लगा दिए। तो इस टाइप से स्टॉक मार्केट चलता है। तो अभी जो है ओवर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, इसीलिए भले ही एज कंपेयर टू देयर कंपटीटर ओवर वैल्यूड है, कंपटीटर ये अंडर वैल्यूड है, बट अगेन जो प्राइस ग्रोथ हुआ है अराउंड 1 ईयर में वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एचसीएल टेक्नोलॉजी ओवर वैल्यूड है। बट इसीलिए मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगा, कुछ लेवल्स, वो लेवल को ध्यान में रखिए ना। चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका अगर हम आरएसआई वैल्यू देखें तो 49 चल रहा है, जो कि अभी भी लेने लायक है। क्या अपर सर्किट लगेगा तब लेंगे? एक्यूमुलेट करते रहिए, ये बेहतरीन स्टॉक है, अभी और भी मौका है ऊपर जाने का। ठीक है, अभी भी राइट टाइम है, एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब कल का मार्केट क्या सेंटीमेंट, कल के मार्केट का सेंटीमेंट क्या होगा कि लॉकडाउन इंडिया में लग रहे हैं, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं स्टॉक, तो करेक्शन भी बनता है, एक बहाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सब कोई रीजन नहीं है, बट एक बहाना तो चाहिए, करेक्शन होना चाहिए मार्केट में। हमेशा थोड़ी ना ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, कंसोलिडेशन भी होगा। तो इन सारे चीज़ों को कंसिडर करते हुए कल का हमको देखना पड़ेगा सेंटीमेंट क्या है लोगों का। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो बाय कर ले, नहीं तो फिर और ऊपर चला जाएगा तो फिर मौका छूट जाएगा आपके हाथ से, तो आप बाय कर सकते हैं। अगर निगेटिव सेंटीमेंट है तो वेट करेंगे और वॉच करेंगे कि कहाँ तक ये नीचे जाता है। अदरवाइज अगर आप 10 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो 2 क्वांटिटी, फिर 2 क्वांटिटी, ऐसे करके एवरेज आउट कर सकते हैं। ओके, तो मेरा कंक्लूजन क्या है एट द एंड कि ये लेने लायक स्टॉक है, ये लेने लायक स्टॉक है, और 50 डे मूविंग एवरेज को ये टच कर चुका है। मतलब 50 डेज के जो मूविंग एवरेज है उस लेवल पे अभी देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छा चीज़ है। नाउ कम से कम नुकसान हो, इसीलिए मैं आपके लिए स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट लेवल सब कुछ मैं शेयर करूंगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट एट द एंड आपको कोई घबराहट ना हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कुछ एक आपको कुछ सजेस्ट करूँगा यहाँ पे, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्यों? लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं फिर क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोग करते क्या है ना, जब मार्केट गिर रहा है तो आप ये सोचते हैं कि चलो गिर रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं, और नीचे गिर जाएगा तो बाई कर लेंगे। बट ऐसा होता है क्या? कौन जानता है कि इसके बाद से गिरेगा ही? गिर गया तो अच्छी बात है, और गिरेगा तो बॉटम आपको कैसे पता चलेगा? कोई नहीं जानता। अगर इतना आसान होता ना तो सारे लोग करोड़पति बन जाते। सारे लोग हो ही नहीं सकते करोड़पति, कोई ना कोई पैसा लूज करेगा। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है, तो कोई ना कोई तो लूज करेगा ही। और रिटेल निवेशक तो ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा चाहिए। मतलब पहले बैंक में था 5% रिटर्न था तो खुश थे, और अभी स्टॉक मार्केट में 15 से 20% नहीं चाहिए, अब उनको 50 से 100% रिटर्न चाहिए। क्या बात है। तो स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो 890, ये क्या हिट होगा? बिल्कुल नहीं, हिट होना भी नहीं चाहिए। इस स्टॉप लॉस तक आपको कोई घबराना नहीं चाहिए। इसको अगर ब्रेक करेगा तभी अच्छा खासा गिरावट हो सकता है, और अगर इसके बाद से अगर बाउंस बैक कर जाए तो फिर ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब क्या? आप नज़र बना कर रखिए इस लेवल पे पहुंचता है कि नहीं। आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 5 स्टॉक हैं, जिसमें एक एचसीएल है। एचसीएल में आपका स्टॉप लॉस ये चेक करते रहिए, प्राइस इस आसपास आया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक कर गया तो निकल जाएं, क्योंकि ओवर वैल्यूड है। इस स्टॉक का प्राइस मेरे हिसाब से करीब कम से कम ये 500 के आसपास होना चाहिए। बट कोरोना में सारे स्टॉक, लोगों के पास इतना सारा पैसा पड़ा हुआ था, खर्चा करने का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, स्टॉक मार्केट में भर दिए, एफआईआईज में पैसा लगाया, मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया। ठीक है, जनरली ऐसे देखा जाए तो ये 500 के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए था, बट ये बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल हो गया तो हो गया, बट इस लेवल पे आप इस लेवल अब क्या
ऐसा तो नहीं है ना कि अब पास्ट तो आप नहीं बदल सकते, जो हो गया सो हो गया। तो ये स्टॉप लॉस आप बाई करें, ऐसा नहीं है कि ओवर वैल्यूड हो गया तो नहीं अब स्टॉक बाई नहीं करना है, नहीं, करेंट लेवल पे बाई करें। करेंट लेवल क्या है, तो करेंट लेवल है अभी चल रहा है इसका प्राइस देख सकते हैं 950 के आसपास चल रहा है। तो 950 के आसपास आप चाहें तो बाई कर 945 से लेकर 905 से लेकर 945 के बीच में बाई कर लें, ये मेरा सजेशन रहेगा अगर आप बाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो। और ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पर बाई किए हुए हैं तब तक होल्ड करना है जब तक ये स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगर ये हिट हो जाता है तब आप निकल सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि यहाँ तक प्राइस अगर चला ही जाएगा तो क्या फ़ायदा क्या होगा भाई? अब लॉन्ग टर्म में क्या स्टॉप लॉस हिट करवाते रहेंगे क्या? लॉन्ग टर्म में थोड़ी ना स्टॉप लॉस होता है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि कम से कम नुकसान हो। ये हिट होगा? बिल्कुल मुझे नहीं लगता ये हिट होगा। ब्रेकआउट लेवल के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रेकआउट 1077 के ऊपर ये ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर के लेवल पे मूवमेंट हो सकता है। और अभी अगर हम बात करें तो ये कंसोलिडेशन अप्स डाउन्स ये होते रहेंगे, ये पार्ट चलता रहेगा और इसको अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय में बोनस भी देने की कैपेबिलिटी रखता है HCL टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके पास कैश अच्छा खासा रिजर्व है। अगर ये प्राइस अगर 1400-1500 के आसपास अगर जाता है या फिर उसके आसपास तो फिर HCL टेक्नोलॉजी में बोनस भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। कंक्लूजन यही है कि आपको होल्ड करना चाहिए और बाई करना चाहते हैं करेंट लेवल पे तो आप बाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1005 से लेकर 1045 के बीच में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर के लेवल पे जो लोग बाई किए हुए हैं जस्ट होल्ड करें और वॉच करें। सेल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मार्केट डाउन होता है तो क्यों सेल करना? मार्केट डाउन होता है तो लोग बाई करना चाहिए, आप लोगों को उल्टा करते हैं। मार्केट डाउन रहेगा तो आप सेल करेंगे और मार्केट अप रहेगा तो आप बाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी बाई करें, ये सब मौका है बाई करने का। मार्केट डाउन होगा बाई करें, मार्केट अप होगा सेल कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी अपनाइए। ये सब लोग बेच रहे हैं, आप भी बेच रहे हैं, फर्क क्या रह जाएगा बाकी सब में और आप में? रिटेल निवेशक ज़्यादा और वो भी सेल भी करेंगे ना तो बोलेंगे मैं तो लॉन्ग टर्म का बायर हूँ, मैं थोड़ी ना सेल करूँगा। बट वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, सबसे लास्ट में सेल करते हैं, बॉटम में जाकर। जब बाई करने का मौका आएगा तो सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए HCL टेक्नोलॉजी में। बाकी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।